आज आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में वर्णन करेंगे। इसमें हम जानेंगे यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन, पुर्तगाली का आगमन, अंग्रेज का आगमन, डच का आगमन और फ्रांसीसी का आगमन। इस अध्याय में आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। पहला शुरुआत करते हैं हम लोग यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन से। तो विश्व में एक नवीन इतिहास आरंभ किया। देखिए, नवीन इतिहास आरंभ किया है यूरोपीय कंपनी के द्वारा। यूरोपीय कंपनी ने नवीन इतिहास आरंभ करते हैं और संपूर्ण विश्व में भौगोलिक खोज आरंभ की है यूरोपीय कंपनियों ने। भौगोलिक खोज आरंभ हुए हैं 15वीं शताब्दी में। यहाँ पे देखिए, जितनी भी यूरोपीय कंपनी आए हैं वे 15वीं शताब्दी के आसपास वो भारत में प्रवेश किए हैं। पहले फारस की खाड़ी, लाल सागर मार्ग से पश्चिमी देशों से व्यापार होता था भारत का। पहले जो व्यापार हो रही थी वो स्थल मार्ग से हो रही थी। स्थल मार्ग होते हुए व्यापार हो रही थी। पहला जो है यूरोपीय जो आए थे, अंग्रेज आए थे, वो स्थल मार्ग से आए थे। बाद में ये स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया, रोक बंद कर दिया गया, जिसके कारण से अंग्रेज को या यूरोपीय को जल मार्ग को खोजना पड़ा। व्यापारिक मार्ग के एशियाई हिस्से पर कब्जा था। देखिए, अरब का यहाँ पे पहले भारत में जो है व्यापार होता था वो अरब व्यापार करते थे। पहले अरब का यहाँ पे प्रभुत्व था। व्यापारिक मार्ग के यूरोपीय हिस्से पर कब्जा था इटली का। इटली का यहाँ पर कब्जा था। नए व्यापारिक मार्ग की आवश्यकता थी, नए उदित राष्ट्रों की आवश्यकता थी। एक पुर्तगाली नाविक थे जिसका नाम था बार्थोमुयो डियाज। बार्थोमुयो डियाज थे। बार्थोमुयो डियाज जो है 1487 में यात्रा आरंभ की भारत की वो यात्रा आरंभ करते हैं 1487 में, और ये थे पुर्तगाली नाविक थे। यात्रा के दौरान बार्थोमुयो डियाज पहुंचे हैं उत्मासा अंतरीप, जो साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के पास स्थित है। और यह है, ये पुर्तगाली नाविक जो है यहाँ पर पहुंचे 1487 में। आ चलते हैं उत्मासा अंतरीप से बार्थोमुयो डियाज वापस लौट गए। यहाँ से वो वापस लौट जाते हैं और ये जो है भारत की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। यहाँ पे इंडिया की पास नहीं आ पाते हैं। इतना और यात्रा करना था, वो आगे यात्रा नहीं करके वो फिर से रिटर्न हो जाते हैं। आगे चलते हैं। 1492 में एक आज्ञा पत्र जारी किया गया। पोप अलेक्जेंडर फोर के द्वारा एक आज्ञा पत्र जारी किया गया था 1492 में। आज्ञा पत्र में पूर्वी समुद्रों के व्यापार पर एकाधिकार दिया गया है। पुर्तगाल को एकाधिकार दिया गया। सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारी थे पुर्तगाली। सबसे बाद में भारत से जाने वाले यूरोपीय भी थे पुर्तगाली। तो ये ध्यान रखना है, आने वाले भी पहले पुर्तगाली और सबसे लास्ट जाने वाले भी पुर्तगाली ही थे। आगे चलते हैं। सबसे बाद में आने वाले यूरोपीय थे वो थे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी जो थे सबसे बाद में आए थे, वो आपको 64 में। आते हैं भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनी देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे, इनकी स्थापना 1498 में ये भारत आए थे। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी और ये 1608 में भारत में आए थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1602 में हुई है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी 1664 में, और 1668 में ये भारत में आए थे। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में ये आए थे। अब शुरुआत करते हैं। पहला जो है कंपनी है पुर्तगाली यात्री, जिसने 8 जुलाई 1497 को भारत की खोज की है, वो है वास्को डिगामा ने 8 जुलाई 1497 को यहाँ पे भारत की खोज किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बार्थोमुयो डियाज, देखिए, बार्थोमुयो डियाज द्वारा खोजे गए मार्ग का अनुसरण करते हुए वास्को डिगामा पहुंचे हैं मोजाम्बिक। ये देखिए, अफ्रीका जो है
अफ्रीका यहीं पे है, उत्मासा अंतरिफोर यहीं पे है, मोजेम्बिक चैनल और यहाँ पे है मेडागास्कर। तो यहीं पे ये जो है मोजेम्बिक चैनल का जो खोज जो है ये बर्थमुड डियाज के द्वारा किया गया था, और इसी का अनुसरण करते हुए वास्को डी गामा आगे बढ़ते हुए ये भारत के पास पहुंचे हैं। आते हैं मोजेम्बिक से एक भारतीय गुजराती व्यापारी के मार्ग दर्शन में वास्को डी गामा भारत पहुंचा है 17 मई 1498 को। वास्को डी गामा जो है भारत पहुंचे हैं 17 मई 1498 को पहुंचे हैं, और एक गुजराती पथ प्रदर्शक थे। और वो गुजराती पथ प्रदर्शक कौन थे? तो अब्दुल मनीद, कहीं पे अब्दुल मजीद देता है, ये अब्दुल मजीद या मनीद जो है ये गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से ये भारत पहुंचे हैं। वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम पहुंचे हैं कहाँ पे? तो कालीकट। कालीकट जो है यहाँ पर पहुंचते हैं, और यहाँ पे कालीकट का हिंदू राजा था, उसका नाम था जमोरीन। जमोरीन जो थे हिंदू राजा थे। वास्को डी गामा का स्वागत किया और व्यापार करने की अनुमति दी है। यहाँ के हिंदू राजा जमोरीन ने इनको स्वागत किए हैं। और वास्को डी गामा जो है एक बंदरगाह थे कप कडाबू, कप कालीकट के पास पहुंचे और बंदरगाह था कप कडाबू के पास अपना बेड़ा को उतारते हैं। वास्को डी गामा ने यात्रा खर्च से अधिक कमाई की है 60 गुनी। देखिए यहाँ से वो 60 गुना फायदा कमाते हैं। वास्को डी गामा वापस पुर्तगाल चला गया 1499 में। वो आए थे 1498 में और 99 में चल गए, यहाँ से 60 गुना फायदा उठाते हैं। फिर देखिए 1500 ईस्वी में 1500 ईस्वी में पुर्तगाली के दूसरे अभियान का नेतृत्व किया है पेड्रो अल्वारेज केब्राग ने। दूसरा अभियान आया है पेड्रो अल्वारेज केब्राग ने। वास्को डी गामा पुनः भारत आए हैं 1502 में। ये 13 बेड़ा जहाज है, 13 जहाज के साथ जो है वो आते हैं। भारत में पुर्तगालियों का देन क्या रहा था? तो यहाँ पे देखिए तंबाकू की खेती, आलू की खेती, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, प्रथम जहाज निर्माण कारखाना, गौथिक स्थापत्य कला, ये सब पुर्तगालियों की ही देन है। 1502 में वास्को डी गामा ने पुर्तगालियों की प्रथम कोठी स्थापित की है कोचीन में। इसी समय वास्को डी गामा आए थे और कोचीन में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। वास्को डी गामा ने दूसरी पुर्तगाली कोठी स्थापित की है कन्नूर में। दूसरा कन्नूर में स्थापित करते हैं। दक्षिण पूर्वी तट पे पुर्तगाली की एकमात्र कोठी थी, वो थी सन थोमे। सन थोमे एकमात्र कोठी थी। पुर्तगाली बस्तियों का प्रथम गवर्नर नियुक्त हुआ है 1505 ईस्वी में। प्रथम गवर्नर को नियुक्त किया गया है, और भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम गवर्नर थे। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर अल्मेडा की नीति कहलाती है शांत जल नीति। इसी को कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। 1505 में भारत में पुर्तगाली गवर्नर बने हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है 1509 में बने हैं। 1505 से लेके 1509 तक अल्मेडा रहे हैं, और ये ब्लू वाटर पॉलिसी के लाए गए हैं। पुर्तगाली साम्राज्य भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1510 ईस्वी में बीजापुर का नवाब था यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह। अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया है, गोवा को छीन लेते हैं। पुर्तगालियों ने 1510 में जो जीत लिया है कोलंबो और मलक्का को जीत लेते हैं। फारस की खाड़ी के मुंह पर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थान था हारमुज। हारमुज एक मुख्य व्यापारिक स्थान था। आगे चलते हैं। पुर्तगालियों ने हारमुज पे अधिकार कर लिया है। 1515 में हारमुज पे अधिकार करते हैं, और 1530 में भारत में पुर्तगाली गवर्नर बने हैं नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ने गोवा को अपनी राजधानी बनाए थे। नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से छीन लिया है दमन और दीव। दमन एवं दीव को छीन लेते हैं।
नीनो डी कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली राजधानी बनाया है, गोवा को पुर्तगाली राजधानी बनाते हैं। भारत में पुर्तगाली प्रदेश का गवर्नर जिसके साथ ईसाई संत फ्रांसिस्को आया था, मार्टिन अल्फांसो डी सूजा। मार्टिन अल्फांसो डी सूजा। 1565 में पुर्तगाली ने एकाधिकार हासिल कर लिया है, श्रीलंका व्यापार पे एकाधिकार हासिल कर लिया है। पुर्तगालियों को भारतीय स्त्री से विवाह के लिए प्रेरित किया है अल्बुकर्क ने, जिसे वास्तविक कहा जाता है। इसने भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए प्रेरित करते हैं। पुर्तगाली यात्री जिसने यूरोपीय के लिए भारत का एक नवीन मार्ग खोजा है वो है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने एक नवीन मार्ग जो है खोजते हैं। डचों के आगमन 1602 ईस्वी के बाद पुर्तगालियों की सत्ता सिमट कर रह गई है गोवा तक। गोवा तक जो है पुर्तगालियों की सत्ता सिमट कर रह गई है। पुर्तगालियों की सत्ता भारत में पूर्णतः समाप्त हो गई 1961 में, पूर्णतः समाप्त होगी। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और सबसे लास्ट में भी पुर्तगाली ही गए थे। फिर अब आते हैं अंग्रेज से आते हैं। देखिए अंग्रेज जो थे एक सर फ्रांसिस ड्रेक जो है एक ब्रिटिश नागरिक थे। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी जाने वाला एक जहाज को ड्रेक ने लूटा था 1578 में। देखिएगा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन जाने वाला एक जहाज को ड्रेक क्या करते हैं 1578 में लूट लेते हैं। और फ्रांसीसी ड्रेक को लूट का मार्ग में मिला एक नक्शा। यहाँ पर देखिएगा फ्रांसीसी ड्रेक को एक नक्शा मिलता है और यह नक्शे में विवरण था भारत जाने के मार्ग का, भारत जाने का मार्ग का विवरण मिलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 31 दिसंबर 1600 को महाधिकार पत्र सौंपा है महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को महाधिकार पत्र 31 दिसंबर 1600 को सौंप दिया है। महाधिकार पत्र में वर्णित था भारत से व्यापार का अधिकार, भारत से व्यापार का अधिकार प्राप्त था। ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभिक साझेदार की संख्या थी 217। शुरुआत में इसके साझेदारों की संख्या, पार्टनर की संख्या 217 थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था टॉमस स्मिथ। टॉमस स्मिथ जो थे पहला गवर्नर थे। अंग्रेज ने हारमोज से पुर्तगाली को भगा दिया है 1604 में। हारमोज से पुर्तगाली को भगा देते हैं। मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज थे कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जो थे पहले अंग्रेज थे जो मुगल दरबार में आते हैं। 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं। ब्रिटेन का सम्राट जिसका कैप्टन हॉकिंस दूत था वो है जेम्स प्रथम। देखिए ब्रिटेन का सम्राट जेम्स प्रथम थे जो जिसके दूत बनकर हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आते हैं। कैप्टन हॉकिंस सर्वप्रथम सूरत पहुंचा है हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचते हैं। उस काल में अंग्रेज व्यापारिक केंद्र कहलाता था कोठी। अंग्रेज व्यापारिक केंद्र को कोठी कहा जाता था। 1608 में प्रथम कोठी स्थापित करने का विफल प्रयास हुआ सूरत में। सूरत में एक विफल प्रयास हुआ है। जहांगीर ने 1400 का मनसब 400 का मनसब प्रदान किया है कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया है। भारत आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम व्यापारिक जहाज था रेड ड्रैगन। प्रथम व्यापारिक जहाज था रेड ड्रैगन और जिससे कैप्टन हॉकिंस आए थे उसका नाम था हेक्टर। आगे चलते हैं 1611 में प्रथम अंग्रेज कोठी स्थापित हुई है मुसलीपट्टनम में। मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में प्रथम अंग्रेज कोठी स्थापित की गई है। पश्चिमी तट पर प्रथम अंग्रेज कोठी 1613 में सूरत में स्थापित की गई। सूरत में कोठी की स्थापना हेतु फरमान जारी किया गया जहांगीर ने फरमान जारी किया। सूरत में कोठी का पहला प्रमुख था थॉमस एडवर्थ। जहांगीर के दरबार में एलची का पद संभाला सर टॉमस रो ने। जहांगीर के दरबार में एलची का पद जो है संभालते हैं सर टॉमस रो।
सर टॉमस रो ने जहांगीर से सुविधाएं प्राप्त की है 1615 ईस्वी में। सर टॉमस रो भारत में रहा है 1619 तक जो है वो भारत में रहे हैं। 1632 में सुनहरा फरमान जारी किया गया है गोलकुंडा के नवाब ने। गोलकुंडा के नवाब ने सुनहरा फरमान जारी करते हैं। अंग्रेज को व्यापार की अनुमति मिली है गोलकुंडा बंदरगाह से, व्यापार की अनुमति मिली है। गोलकुंडा के बंदरगाह के उपयोग के एवज में सुल्तान को देना तय हुआ था 500 पैगोडा वार्षिक। 500 पैगोडा वार्षिक जो है सालाना देने का तय हुआ था। अब आगे चलते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज। देखिए 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया और यहाँ एक किलेबंद कोठी का निर्माण कराया और इसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। बाद में भारत में यह अंग्रेज का मुख्यालय बन गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है 1639 में देखिए जो है फ्रांसीसी डे के द्वारा चंद्रगिरी के राजा से मद्रास जो है पट्टे पर लिया गया और यहाँ पे किलेबंदी कोठी का निर्माण करके और इसका नाम रख दिया गया है फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज। आगे चलते हैं 1661 में कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह अंग्रेज राजकुमार से हुआ चार्ल्स द्वितीय। यहाँ पे देखिए चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है कैथरीन ब्रेगेंजा से। कब? 1661 में। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया बम्बई को। यहाँ पे देखिए बम्बई जो है किसका है? पुर्तगाली का, भारत का नहीं है। किसका? पुर्तगाली का। और पुर्तगाली दे दिए हैं किसे? अंग्रेज को दे दिए हैं। और किसे? तो चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में अपनी संपत्ति। आते हैं चार्ल्स द्वितीय ने मात्र 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया है 1668 ईस्वी में। मात्र 10 पाउंड पे। समझ सकते हैं बम्बई का क्या भाव है? 10 पाउंड जो है 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में सौंप दिए हैं बम्बई को। आते हैं पूर्वी भारत में अंग्रेज ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की है बालासोर ओडिशा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अंग्रेज ने अपना व्यापारिक कोठी जो है पूर्व में स्थापित करते हैं कहाँ पे? तो बालासोर ओडिशा में 1633 में स्थापित करते हैं। अंग्रेज ने पटना तथा कासिम बाजार में कोठी स्थापित की है 1651 में। 1651 में बिहार और बंगाल में कोठी स्थापित करते हैं। 1658 में बंगाल और कोरामंडल तट पर स्थापित सभी कोठी अधीन कर दी गई है फोर्ट सेंट जॉर्ज के। फोर्ट सेंट जॉर्ज के जो आपको मद्रास में जो चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर लेके बनाया गया था। बम्बई। देखिए बम्बई या जिसको मुंबई कहा जाता है, भारत की आर्थिक और वित्तीय राजधानी कहलाने वाले मुंबई बम्बई का नगर 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्थापित हुआ। बम्बई की स्थापना सूरत के प्रेसिडेंट गेराल्ड अंगियार 1669 से 77 में करवाई गई। वर्ष 2010 में महाराष्ट्र विधानसभा ने इस महानगर का नाम बदलकर मुंबई रखा। यहाँ पे ध्यान रखना है 2010 में बम्बई का नाम मुंबई रख दिया गया और यह नगर महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। 1680 में एक फरमान जारी कर सूरत को छोड़कर पूरे भारत में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति औरंगजेब ने प्रदान की है। कब? तो 1680 में। 1680 में ये प्रदान की गई है। 1651 में बंगाल का नवाब शाह सूजा था। बंगाल का नवाब यहाँ पे शाह सूजा जो था 1651 में था। अंग्रेज को व्यापार की अनुमति दी शाह सूजा ने। देखिए बंगाल में जो है व्यापार करने का अनुमति मिला है किसके द्वारा? तो शाह सूजा के द्वारा अनुमति मिलता है। शाह सूजा ने अंग्रेज कोठी की स्थापना की अनुमति दी है कहाँ पे? तो हुगली में। शाह सूजा ने बंगाल में कहा कि आप हुगली में अपना कोठी स्थापित कर सकते हैं। 1686 में अंग्रेज ने लूटा है हुगली को। देखिए अंग्रेज ने हुगली को 1686 में लूट लिया है। हिजली और बालासोर में मुगल घेराबंदी पर अंग्रेज ने हमले किए हैं 1686 में। परिणाम स्वरूप 1688 में अंग्रेज पर हमले के आदेश दिए औरंगजेब ने। यहाँ पे देखिए
अंग्रेज इसको लूट का अड्डा बना दिए हैं 1686 में। इस पर जो है औरंगजेब क्रोधित होकर 1688 में इस पे हमले का आदेश देते हैं। हार का सामना करना पड़ा अंग्रेज को। यहाँ पे औरंगजेब से अंग्रेज जो है हार जाते हैं। अब आते हैं कोलकाता नगर पे। देखिएगा, कलकत्ता कोलकाता 1698 ईस्वी से में 1200 का भुगतान कर अंग्रेज ने बंगाल के सूतानती कलकत्ता गोविंदपुर की जमींदारी हासिल की और यहाँ पे फोर्ट विलियम का निर्माण कराया गया। चार्ल्स अय्यर फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट बने। जॉर्ज चार्नॉक ने फोर्ट विलियम की इर्द गिर्द कलकत्ता शहर का निर्माण कराया। वर्तमान में यह शहर कोलकाता कहलाता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी। 1717 में अंग्रेज को हासिल हुआ फर्रुखसियर का फरमान। देखिएगा, फर्रुखसियर ने फरमान जारी करके अंग्रेज को हासिल दिया है, व्यापारिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। फर्रुखसियर फरमान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हुई और इसे कहते हैं कंपनी का मैग्ना कार्टा। कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब आते हैं डच पे। डच ये जो है तीसरे पुर्तगाली हैं, इनके बारे में अब अध्ययन करते हैं। देखिए, नीदरलैंड के निवासी, नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को हम लोग डच कहते हैं। डच व्यापारी ने एक कंपनी बनाई है 1592 में। 1592 में ये एक कंपनी बनाते हैं और पहला डच यात्री जो 1596 में भारत के पूरब में सुमात्रा पहुंचा, उसका नाम था कार्निलियस दी हस्तमान। कार्निलियस दी हस्तमान। हस्तमान व्यापारिक सुविधाएं हासिल करने में कामयाब रहा। बॉटम के राजा से, देखिएगा, बॉटम के राजा से सुविधाएं हासिल करने में कामयाब रहा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इसे अधिकार पत्र सौंपा गया है 1602 में। 1602 में अधिकार पत्र सौंपा गया। प्रथम कोठी 1605 में स्थापित हुई है मुसलीपट्टनम में। मुसलीपट्टनम में प्रथम कोठी स्थापित हुई है। दूसरी कोठी 1610 में स्थापित हुई है पुलिकट में। पुलिकट में स्थापित हुई है। स्वर्ण सिक्के जो डचों द्वारा पुलिकट में ढाले गए हैं उसको कहते हैं पैगोडा, उसे पैगोडा कहते हैं। डचों का भारत में मुख्य केंद्र था पुलिकट। पुलिकट जो था मुख्य केंद्र था। सूरत 1616 ईस्वी से और विमलीपट्टनम 1641 में भी कोठी स्थापित हुई है। डचों ने इसकी कोठी स्थापित की है। करिकल, चिंसूरा, कासिम बाजार, बांसगोड़ा, पटना, बालासोर, नागपट्टनम, कोचीन में भी स्थापित की गई है। डच कोठी को स्थापित की गई है। तो अब आगे चलते हैं। लवंग के लिए, देखिए, लवंग के लिए प्रसिद्ध द्वीप, लवंग के लिए, लवंग जिसको कहते हैं, इसके लिए एक प्रसिद्ध द्वीप था अम्बयोना। अम्बयोना द्वीप इंडोनेशिया, अम्बयोना द्वीप इंडोनेशिया जो है इसके लिए प्रसिद्ध द्वीप थे। आते डचों ने पुर्तगाली से अम्बयोना द्वीप छीन लिया है। 1609 ईस्वी में इसको छीन लेते हैं। डचों ने गोवा पर घेरा डाला है 1639 ईस्वी में। 1641 में डचों ने पुर्तगाली को भगा दिया है मलक्का से। मलक्का से इसको भगा देते हैं। पश्चिमी तट पर व्यापार हेतु डचों के लिए फरमान जारी किया गया है। जहांगीर ने ये फरमान जारी करते हैं। पुलिकट से आगरा तक के डच व्यापार को कर मुक्त घोषित कर दिया है। यहाँ पे ध्यान देखिएगा, पुलिकट से आगरा तक डचों को व्यापार को कर मुक्त घोषित करते हैं शाहजहां। 1658 में डचों ने लंका द्वीप पर आक्रमण करके वहां से पुर्तगाली को भगा देते हैं। डच जो है लंका द्वीप पे आक्रमण करके पुर्तगाली को भगा देते हैं। 1660 ईस्वी के बाद डचों का मुख्यालय बनाया गया है नागपट्टनम को। नागपट्टनम को बनाया जाता है। पहली बार भारत में औद्योगिक वेतन भोगी रखे गए हैं डचों के द्वारा। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो है वेतन भोगी जो रखा गया है वो डचों के द्वारा रखा गया है। डचों का 1759 में अंग्रेज ने बुरी तरह परास्त कर भारत से खदेड़ दिया है। यहाँ पे देखिएगा, अंग्रेज और डच के बीच युद्ध होता है। अंग्रेज और डच के बीच युद्ध देखिए,
अंग्रेज और डच के बीच युद्ध होता है 1759। और इसमें अंग्रेज क्या करते हैं, डच को बुरी तरह परास्त करते हैं और यहाँ पे जो इसको बुरी तरह से परास्त करके भारत से खदेड़ देते हैं। और इस युद्ध को हम कहते हैं बेदरा का युद्ध। बेदरा स्थान पे ये युद्ध हुआ था और यहाँ पे डच पूरी तरह से परास्त होते हैं। अब आते हैं अंतिम यूरोपीय फ्रांसीसी पे। सबसे बाद में भारत आने वाले यूरोपीय कंपनी थे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी थे 1664 में फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें प्रधानमंत्री कोलबर्ट ने गठित किया है कंपनी दी इंडज ओरिएंटल। पहला फ्रांसीसी कोठी स्थापित हुआ है सूरत में, 1668 में स्थापित हुआ है। फ्रांसीसी की पहली कोठी स्थापित की है फ्रैंको कैरो ने। फ्रैंक कैरो ने स्थापित की है। दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित हुई है मुसरीपट्टनम 1668 में। तो यहाँ पे ध्यान देना है, पहला हुआ है सूरत में और दूसरा हुआ है मुसरीपट्टनम में। और पहला कोठी स्थापित किए हैं फ्रैंक कैरो ने, जो सूरत में स्थापित की गई है। आगे चलते हैं, 1690 में कोठी स्थापित हुआ है कहाँ पे, तो चंद्रनगर बंगाल में। चंद्रनगर बंगाल में। फ्रांसीसी ने 1721 में अधिकार कर लिया है मॉरिशस पे। यहाँ पे देखिएगा 1721 में फ्रांसीसी ने मॉरिशस पे अधिकार कर लेते हैं। पौंडीचेरी। अब पौंडीचेरी के बारे में अध्ययन करते हैं। पौंडीचेरी 1674 में फ्रांसिस मार्टी ने पौंडीचेरी की स्थापना की तथा इसे बाद में फ्रांसीसी गतिविधियों का केंद्र बनाया। 1725 ईस्वी में फ्रांसीसी ने अधिकार कर लिया है माहे पर। माहे पर अधिकार कर लेते हैं। तंजौर के नवाब 1739 में फ्रांसीसी को उपहार स्वरूप जो है कालीकट देते हैं। और वांडीवास का जो युद्ध हुआ है ये 1760 में। वांडीवास का युद्ध 1760 में होता है। वांडीवास युद्ध में अंग्रेज सेना बुरी तरह फ्रांसीसियों को हराया है। यहाँ पे देखिए वांडीवास का जो युद्ध हुआ है, वांडीवास का युद्ध अंग्रेज सेना के साथ हुआ है। यहाँ पे देखिएगा फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच युद्ध होता है वांडीवास का जगह। और इसमें अंग्रेज का नेतृत्व जो है सर आयरकुट करते रहे और ये 1760 में हुई है। अब आगे चलते हैं, जो है वांडीवास युद्ध के बाद 1761 में अंग्रेज ने कब्जा कर लिया है पौंडीचेरी पे। देखिएगा पौंडीचेरी पर कब्जा कर लेते हैं और चंद्रनगर को छोड़कर शेष सभी फ्रांसीसी प्रदेश अंग्रेज ने लौटा दिए। और इसको कहते हैं पेरिस की संधि के तहत। पेरिस की संधि के तहत जो है सभी शेष प्रदेश जो है अंग्रेज को लौटा दिए गए हैं। इन लौटाए गए प्रदेश में फ्रांसीसी रहे भारत की आज़ादी तक। देखिएगा भारत की आज़ादी तक रहे। और वस्तुएं जिनका भारत से निर्यात होता था, तो देखिए नील का, सूती, कपड़ा, कपास, जड़ी बूटी, मसाले विशेषकर काली मिर्च, सोरा, पटसन और उनके उत्पाद सिल्क आदि का जो है भारत से निर्यात होता था। तो धन्यवाद। आज आपका जो है यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी का अध्ययन किए। कल इसके बारे में और आगे अध्ययन करेंगे।